10 सितंबर 2001 की शाम डॉक्टर स्नेहा फिलिप अपने न्यूयॉर्क के अपार्टमेंट से निकलती है, शॉपिंग करती है, लेकिन उसके बाद वो किधर गई आज तक किसी को नहीं मालूम। सोचो, एक ऐसी जिंदगी जिसमें आप डॉक्टर हो और आप अपने हस्बैंड के साथ न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहर में रहते हो और आपके भविष्य के तमाम बड़े बड़े सपने आपके सामने खड़े हो। आप उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास भी करते हो, लेकिन एक रात आपका एक सिंपल सा शॉपिंग ट्रिप आपके जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन जाता है। और उसी दिन स्नेहा अपनी माँ के साथ फोन पर घंटों बात करती है। वो प्लान बना रही थी कि वो अपनी माँ के साथ विंडोज द वर्ल्ड रेस्टोरेंट में लंच करेगी, लेकिन कौन जानता था कि वही रेस्टोरेंट जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की टॉप फ्लोर पर थी, उसका अगले ही दिन नामो निशान मिट जाएगा। ये कहानी है डॉक्टर स्नेहा फिलिप की, एक यंग और एम्बिशियस डॉक्टर जो 10 सितंबर 2001 की रात अपने घर से तो निकलती है, लेकिन दोबारा कभी वापस नहीं आ पाई। सबके मनों में एक ही सवाल था कि आखिर स्नेहा गई तो गई कहां? चलो जानते हैं इस केस को। स्नेहा का जन्म 7 अक्टूबर 1969 को केरला के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। वो अपने सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी, लेकिन कुछ सालों बाद वो अपने माँ बाप के साथ अमेरिका चली जाती है एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। स्नेहा अपनी ग्रेजुएशन भी वहीं के जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से साल 1991 में करती है। फिर साल 1995 में शिकागो स्कूल ऑफ मेडिसिन में वो दाखिला लेती है ताकि वो डॉक्टर की पढ़ाई कर सके। और इसी क्रम में उसकी मुलाकात होती है रॉन लिबरमैन से। दोनों डेट करने लगते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी भी कर ली। और फिर डॉक्टर स्नेहा एंड डॉक्टर रॉन का भी इंटर्नशिप लगता है, लेकिन अलग अलग मेडिकल सेंटर में। रॉन का इंटर्नशिप था जकोबी मेडिकल सेंटर में एंड वहीं पे स्नेहा फिलिप का कैबरिनी मेडिकल सेंटर में, जो कि उसके ईस्ट विलेज के अपार्टमेंट से काफी नजदीक ही थी। ईस्ट विलेज वहां का एक जगह है और वो कहते हैं ना, हर कहानी के पीछे कुछ न कुछ साया होता है एंड डॉक्टर स्नेहा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। डॉक्टर स्नेहा के करियर में भी काफी चैलेंजेस आते हैं। कैबरिनी मेडिकल सेंटर के साथ उनका काफी अनबन चलता था, बहुत सारे रीजंस की वजह से, जिसमें से एक्सेस अल्कोहल यूज करने के उन पर आरोप थे। यहाँ तक कि उस मेडिकल सेंटर से स्नेहा को रिस्ट्रिक्ट करने की भी बातें आने लगी थी और ये सारी चीजें उसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रही थी। स्नेहा के परिवार वालों का आरोप था कि पुलिस ने इन सारी चीजों को एग्जैजरेट करके प्रेजेंट की है, बात का बतंगड़ बनाया है उन लोगों ने। लेकिन यही सारी कंट्रोवर्सीज आगे चल के इन्वेस्टिगेशन का एक अहम हिस्सा बन जाता है। तारीख थी 10 सितंबर 2001। शाम के टाइम स्नेहा अपने अपार्टमेंट से निकलती है और सेंचुरी 21 नाम के एक डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंचती है, जो कि न्यूयॉर्क के ट्विन टावर के बिल्कुल पास में ही है। 10 सितंबर 2001 तक वो ट्विन टावर हुआ करता था, मींस 9/11 से पहले। फिर उस डिपार्टमेंट स्टोर के सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म किया गया कि स्नेहा उस दिन काफी शॉपिंग भी की थी उस स्टोर से, एक ब्राउन ड्रेस, कुछ लॉन्जरीज एंड कुछ बेडशीट्स भी। एंड इन सारे चीजों का पेमेंट अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड से करती है। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये ट्रांजैक्शन काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा बनता है उसको ट्रेस करने में। एंड उसी स्टोर के सटे एक जूते का दुकान भी था एंड डॉक्टर स्नेहा का वहां से भी कुछ परचेज रिकॉर्ड्स मिलते हैं। एंड यही वो लास्ट कंफर्म एविडेंस था डॉक्टर स्नेहा के जिंदा होने का और यही उसकी आखिरी तस्वीर भी। एंड 10 सितंबर की रात को रॉन अपने नाइट शिफ्ट में था एंड डॉक्टर स्नेहा अपने प्लान में व्यस्त थी। ऑल्दो वो उस स्टोर के बाद कहां बिजी थी नोबडी नोज। फिर आधी रात में करीब रॉन अपना शिफ्ट खत्म करके वापस जब घर आता है तो वो देखता है कि डॉक्टर स्नेहा उस अपार्टमेंट में थी ही नहीं। एंड सिंस वो थका रहता है तो वो सो जाता है, क्योंकि डॉक्टर स्नेहा अक्सर ऐसा करती थी। वो कभी अपने कजन्स के यहाँ रुक जाती थी तो कभी अपने दोस्तों के यहाँ। तो इस कारण से रॉन भी काफी चिंतित नहीं था। वो 1-2 बार फोन ट्राई करता है लेकिन कुछ जवाब नहीं मिलता है स्नेहा की तरफ से एंड फिर वो सो जाता है एंड सोचता है कि कल सुबह तक वापस आ ही जाएगी, जैसा कि अक्सर स्नेहा किया करती थी। लेकिन जब सुबह रॉन की आंखें खुली तो स्नेहा अभी तक वहां नहीं पहुंची थी और जब उसने फोन चेक किया तो करीब सुबह 4 बजे के अराउंड एक मिस्ड कॉल था उसके सेल फोन पर। एंड बाद में उस मिस्ड कॉल को ट्रेस करने पर पता चलता है कि वो मिस्ड कॉल स्नेहा के अपार्टमेंट के लैंडलाइन से था। मतलब उस रात सुबह 4 बजे स्नेहा के घर से किसी ने रॉन के फोन पर कॉल किया था, लेकिन वो कौन था इसका जवाब मिलना अभी बाकी था। यहाँ पे कुछ सवाल हैं कि अगर उस रात स्नेहा अपने अपार्टमेंट में आई थी तो फिर उसका शॉपिंग बैग्स किधर है और क्या सच में उसने सुबह 4 बजे
रॉन को कॉल किया था अपने लैंडलाइन से, और अगर वो घर ही नहीं आई थी तो फिर उस रात रॉन के फोन पर कॉल किसने किया था। ये सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस उस रात को एक पजल की तरह बना देते हैं। 11 सितंबर 2001 ये दिन अमेरिका के लिए एक काला दिन था और पूरी दुनिया इससे सन्न रह गई थी। 11 सितंबर की सुबह न्यूयॉर्क शहर हमेशा की तरह अपनी यूजुअल रस में था। लोग भाग दौड़ रहे थे अपने कामों के लिए। उसी वक्त रॉन अपने जकोबी मेडिकल सेंटर के लिए निकलता है एंड वहां पहुंचने के बाद वहां के टीवी स्क्रीन पर वो एक खबर को देखता है जहां पर एक प्लेन ट्विन टावर के एक टावर से टकरा जाता है एंड उस पर रॉन का दिल मानो थर्रा गया था। वो तुरंत स्नेहा को फोन करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। वो अपार्टमेंट जाने के लिए वहां से दौड़ने लगता है लेकिन तब तक पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया था। सारे रास्ते ब्लॉक हो गए थे, पुलिस की बैरिकेडिंग हो गई थी। अब आप सोचिए, आपका लाइफ पार्टनर एक ऐसे बिल्डिंग के बिल्कुल पास हो जहां दुनिया का सबसे बड़ा टेरर अटैक हुआ है और आपको इस बात की खबर भी नहीं है कि आपका पार्टनर जिंदा है भी या नहीं। इस केस को और मिस्टीरियस बनाता है एक और सीसीटीवी फुटेज। 11 सितंबर की सुबह करीब 8:43 AM पे बैटरी पार्क के एक अपार्टमेंट के सीसीटीवी में एक काफी ग्रेनी सा वीडियो रिकॉर्ड होता है। उसमें एक औरत जो व्हाइट ड्रेस और फ्लैट शूज में थी, उसके हाथों में कुछ शॉपिंग बैग्स थे। वो उसे लेकर लॉबी से अंदर जा रही थी। रॉन और उसके एक और प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ने ये दावा किया कि वो स्नेहा ही हो सकती है, लेकिन पुलिस का बोलना था कि ये फुटेज काफी ब्लरी है और टाइम स्टैम्प भी काफी शेकी है, सो दे कांट कंफर्म इट। फिर सवाल उठता है कि अगर उस फुटेज में स्नेहा ही थी तो इसका मतलब था कि वो 9/11 हमला के वक्त अपने घर के पास ही थी, क्योंकि 8:43 AM पर उसे लॉबी में देखा जाता है एंड 8:46 AM पर वो हमला होता है। एंड सिंस स्नेहा डॉक्टर थी तो डॉक्टर होने के नाते वो ग्राउंड जीरो पर मदद करने चली गई होगी। लेकिन अगर वो स्नेहा नहीं थी तो आखिर वो थी कौन जो स्नेहा की तरह दिख रही थी। 10 सितंबर की रात से लेकर 11 सितंबर की सुबह तक सिर्फ कुछ घंटे का ही गैप है, लेकिन यही घंटे स्नेहा की कहानी को दुनिया का सबसे बड़ा अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना देती है। शॉपिंग बैग्स, मिस्ड कॉल, ब्लरी सीसीटीवी फुटेज, सब कुछ एक पजल के टुकड़े हैं, लेकिन वो पजल कैसे कंप्लीट होता है या नहीं होता है ये आगे चल के जानेंगे। लेकिन सवाल यही रहेगा कि क्या डॉक्टर स्नेहा उस दिन सच में ग्राउंड जीरो पर मदद करते हुए अपनी जान गंवा दी थी, या उस रात उसके साथ कुछ और हुआ था जो आज तक पूरी दुनिया से छुपाया गया है। रॉन अपने वाइफ के अपार्टमेंट की तरफ जाने की पूरी कोशिश करता है ताकि उसे स्नेहा की कुछ खबर मिल सके, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स बंद थे, सारे रास्ते बंद थे, काफी ज्यादा पैनिक का माहौल था और उस पूरे इलाके में धूल का सागर बना हुआ था, मानो कोई तूफान आया हो। फिर रॉन अपने मेडिकल आईडी का इस्तेमाल करके एक एम्बुलेंस को रुकवाता है और उस पर बैठ जाता है और फिर आखिरकार वो स्नेहा के अपार्टमेंट में पहुंचता है। वो देखता है कि घर की खिड़की खुली हुई थी, जिसके कारण पूरा अपार्टमेंट धूल धूल हो गया था, मलबे जैसा लग रहा था। सारा सामान सब कुछ वैसा ही था, लेकिन डॉक्टर स्नेहा कहीं नहीं थी और न ही उसका आने का कोई ट्रेस था। रॉन हर जगह अपने वाइफ को ढूंढता है, हर हॉस्पिटल के लिस्ट में चेक करता है, बॉडी आइडेंटिफिकेशन रूम में चेक करता है, लेकिन डॉक्टर स्नेहा का ट्रेस कहीं पर नहीं मिलता है उसे। सोचो ऐसे सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे जहां देश में एक सबसे बड़ा टेरर हुआ है और वहीं पे आपकी लाइफ पार्टनर मिसिंग है एंड उस वक्त पर शायद पुलिस भी आपकी मदद ना कर सके, क्योंकि उस सिचुएशन की डिमांड थी हजारों लोगों की जान बचाना उस वक्त पर। लेकिन रॉन भी हार नहीं मानता है। फिर जब NYPD ने केस को उठाया, मतलब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ने, तो उन्होंने इस केस में एक और एंगल को सामने रखा। पुलिस ने स्नेहा के पिछले कुछ महीनों के लाइफ का जिक्र किया और पुलिस बताती है कि उसके जॉब पर भी इश्यूज चल रहे थे, उसे मेडिकल सेंटर से रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, वो अल्कोहल की एडिक्ट बन गई थी और उस पर कुछ चार्जेस भी लगाए गए थे। केन गैलेंट का मानना था कि स्नेहा अपने पर्सनल स्ट्रगल्स की वजह से शायद अपने मन से गायब हो गई हो, मतलब कहीं चली गई हो एक नई लाइफ की शुरुआत करने के लिए। लेकिन स्नेहा के परिवार वालों ने तुरंत इस स्टोरी को चैलेंज किया। उसके भाई जॉन और परिवार वालों ने बोला कि पुलिस इन सारी बातों को एग्जैजरेट करके बोल रही है, कुछ फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट कर रही है। फैमिली वालों का मानना था कि स्नेहा एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर थी और अगर वो 9/11 के दिन वहां थी तो उसने जरूर मदद करने के लिए ग्राउंड जीरो पर गई होगी, ऐसा फैमिली वालों का बोलना था पूरे कन्विक्शन के साथ। She told me that she couldn't leave because there was people who were hurt. And last thing I selfishly I told her, come on, just leave the building. And she said, no, I have to help this person over here. And it's the last thing I heard from her.
लेकिन रॉन ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने हर जगह फ्लैर्स लगाए, पोस्टर लगाए मिसिंग स्नेहा की। लोकल बार्स, हॉस्पिटल, शेल्टर्स, हर जगह वो पूछता रहा, दर दर भटकता रहा, लेकिन किसी ने स्नेहा को उस दिन के बाद से नहीं देखा था। और आखिरी में रॉन ने ये डिसाइड किया कि वो अपनी वाइफ को लीगली डिक्लेयर करवाएगा एज ए 9/11 विक्टिम, क्योंकि सभी लोग यही अनुमान लगा रहे थे कि वो ग्राउंड जीरो पर हेल्प करने के लिए गई थी और जब दूसरा प्लेन क्रैश हुआ तो उसकी देहांत हो गई, वो उस मलबे में दब गई। साल 2004 में उन्होंने कोर्ट में पिटीशन भी फाइल की, लेकिन कोर्ट में एक और ट्विस्ट आया। जज के सामने एक पुलिस रिपोर्ट रखी जाती है जिसमें स्नेहा की पर्सनल प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया था, लेकिन स्नेहा के मिसिंग होने के बारे में कुछ खास अपडेट नहीं था उस रिपोर्ट में। और फिर साल 2006 में एक शॉकिंग जजमेंट सामने आता है। कोर्ट का बोलना था कि ये इनसफिशिएंट प्रूफ है, मतलब स्नेहा को 9/11 विक्टिम डिक्लेयर नहीं किया जाता है और उसका लीगल डेथ का डेट 10 सितंबर 2004 को सेट कर दिया जाता है, मतलब मिसिंग होने के 3 साल बाद। जबकि इन 3 सालों में किसी ने स्नेहा को देखा तक नहीं था और न ही उसकी बॉडी मिली थी, जबकि इस बात का भी कोई प्रूफ नहीं था कि उसकी डेथ 10 सितंबर 2004 की हुई है। लोग यहाँ पे सब कुछ स्पेकुलेशन पर चल रहा था, किसी के पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, न ही रॉन के पास न ही NYPD के पास। रॉन के लिए ये डिसीजन एक और ट्रेजेडी था, लेकिन उसने अभी भी हार नहीं मानी थी और उसने इस जजमेंट को भी चैलेंज किया अपर कोर्ट में। फिर साल 2008 में केस एक बार फिर से कोर्ट जाता है एंड इस बार केस का नैरेटिव बदल गया था। जज डेविड ने बोला कि एविडेंस स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि स्नेहा 11 सितंबर 2001 को जिंदा थी और अटैक्स के वक्त वो WTC के पास ही थी और एक डॉक्टर होने के नाते उसका इंस्टिंक्ट वहां रश करके मदद करना होता और सुबह ऑफिस जाने का उसका रास्ता भी WTC के पास से ही होता है। उन्होंने कहा कि अगर CCTV फुटेज, मिस्ड कॉल और उसके हैबिट्स को मिलाकर देखा जाए तो ये हाईली प्रोबेबल है कि स्नेहा भी उन हजारों में थी जो ग्राउंड जीरो पर मारे गए और इसका कोई दूसरा प्रूफ नहीं है कि वो कहीं और गई हो, क्योंकि उसका पासपोर्ट से लेकर हर एक चीज, सब कुछ उसके अपार्टमेंट में ही था। ये जजमेंट रॉन और उसके फैमिली के लिए एक इमोशनल जीत थी, लेकिन इस जजमेंट पर भी सभी जजेस अग्री नहीं करते। फिर भी उस कोर्ट में मेजोरिटी ओपिनियन की जीत होती है। स्नेहा को ऑफिशियली 9/11 विक्टिम डिक्लेयर कर दिया गया था जुलाई 2008 में और इस डिसीजन के बाद स्नेहा का नाम नेशनल मेमोरियल एंड म्यूजियम पर भी ऐड किया जाता है उन हजारों लोगों के साथ जिन्होंने उस दिन अपनी जिंदगी गंवा दी थी। ट्रेजेडी सिर्फ नंबर्स नहीं होती, हर नाम के पीछे एक कहानी होती है, एक स्टोरी होती है। एक डॉक्टर जो पेंटिंग्स किया करती थी, एक वाइफ जो अपने हस्बैंड के साथ फ्यूचर प्लान बना रही थी, एक बेटी जो अपनी माँ के साथ लंच करने वाली थी उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और एक लंच जो कभी पूरा नहीं हो सका। पेरेंट्स का बोलना था कि उन्होंने अपने घर का एक कमरा स्नेहा के लिए वैसा ही खाली रखा है जैसे वो छोड़ कर गई थी। उसके कपड़े, उसके पेंटिंग्स, उसके फेवरेट चीजें, सब कुछ अनटच्ड थी, जैसे कि वो बस एक दिन वापिस आ जाएगी। उसका फोटोज, उसकी डिग्रियां, सब कुछ मानो स्नेहा के इंतजार में हो। और आज भी लोग पूछते हैं कि क्या स्नेहा सच में ग्राउंड जीरो पर अपनी ड्यूटी करते हुए मारी गई या उसके डिसअपीयरेंस के पीछे कुछ और ही कहानी है। शायद इसका जवाब कभी न मिले। ऐतिहासिक स्टडी। बाय।